Those notes are already shared with you, just for your reference. क्या सीक्वेंस में हम लोग को पढ़ना है ना, वो यहाँ पे एकदम बॉटम पे मैंने दिया है। एक्चुअली टॉपिक वो जो शेयर किए थे ना, उसके अकॉर्डिंगली मैंने बनाया था। देन आई रियलाइज कि नहीं, वो सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो मैंने वो सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे डाल दिया, और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ही हम लोग फॉलो करेंगे वाइल डिस्कसिंग दिस नोट्स एज वेल। तो स्टार्ट का सीक्वेंस एक बार हमने यहाँ तक एक बार डिस्कस कर लिया, उसके बाद बाकी के टॉपिक हम लोग जैसे जैसे करते जाएंगे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो फर्स्ट इज टोकन्स। ओके, लेट मी जस्ट सर्च फॉर टोकन्स। यहाँ से आपका सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो चालू होता है। तो ये सीक्वेंसिंग जाने दो, ये सीक्वेंसिंग आपका जो दिया हुआ था उस अकॉर्डिंग टू दैट था। तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सीक्वेंस इन सी प्लस प्लस, देर आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स। सीक्वेंस का मतलब रहता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स। अब 6 टाइप के आपके सीक्वेंस है। पहला आता है कोई कीवर्ड्स जो हम लोग सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब टोकन्स मतलब कोई बड़ा ऐसा एकदम बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस वाला है। टोकन्स एक बहुत छोटा सा एक वर्किंग यूनिट सी प्लस प्लस में, उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। अब वो आपके कोई आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, पंक्चुएटर्स और कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। विल स्टार्ट विथ इन द सेम सीक्वेंस हम लोग चालू करेंगे। पहला है कीवर्ड्स। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम लोग बात करते हैं, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्टेन कीवर्ड्स रहते हैं। कीवर्ड मतलब रिजर्व्ड वर्ड्स, जिसका एक ही स्पेसिफिक मीनिंग रहता है। जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज जो यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक सेम वर्ड मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर एक वर्ड कोई एक पर्पस के लिए, एक काम के लिए रिजर्व्ड रहता है, उसको आप और कहीं पे यूज नहीं कर सकते। इसके लिए उसको रिजर्व्ड कीवर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं सी प्लस प्लस में, या मैक्सिमम हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा, वो है इंट, फ्लोट, इफ, एल्स, रिटर्न, क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, वॉइड, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल वे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक छोटा सा एग्जाम्पल। और ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके अंदर हम लोग इसको अगर प्रैक्टिकली ट्राई करें, तो यहाँ पे ये छोटा सा प्रोग्राम है। आई मीन इसमें हम लोग एग्जीक्यूट ना भी करें तो भी समझ में आएगा। ये आपका हेडर फाइल हो गया। यहाँ पे ये नेम स्पेसिस हो गए। नेम स्पेसिस मतलब कलेक्शन ऑफ सम लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, एसटीडी, दैट इज स्टैंडर्ड। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अवेलेबल है। नेम स्पेस का मतलब दैट इज अ लाइब्रेरी। और इसके अंदर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन चालू किया, एक वेरिएबल बनाया जहां पे हमने इंट कीवर्ड यूज किया है। तो दैट इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, और इसके थ्रू हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, दैट इज इंट 10, सॉरी इंट a। और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दिया 10। दैट इज क्वाइट इजी। और लास्ट में रिटर्न 0 कर रहा है। ये रिटर्न 0 का मतलब क्या रहता है, अगर मैंने मेन फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे जितने भी लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं उसमें अगर कोई भी एरर नहीं आया, तो आपका प्रोग्राम लास्ट लाइन तक पहुंचेगा और वो एक बाइनरी 0 रिटर्न करेगा, 1010 वाला। अगर ये लास्ट लाइन तक नहीं पहुंचा तो 0 रिटर्न नहीं होगा। 0 रिटर्न नहीं हुआ सॉरी, इसका मतलब आपके प्रोग्राम में कुछ तो एरर है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइलेशन एरर ओनली। कंपाइल होगा तभी तो रन होगा। तो स्टार्ट में अगर कंपाइलेशन एरर है, वहां पे ये चीजें आएंगे। चलो अब नेक्स्ट चीजें हम लोग पढ़ता है। नेक्स्ट चीज है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, जैसे अगर आपका आई कार्ड है, तो आई कार्ड के ऊपर अगर मैंने वहां पे लिखा है BSc IT, FY BSc IT, SY BSc IT, BMM, BCom, दैट इज आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू मैं समझ पाऊंगा कि आप कौन से कोर्स को बिलोंग कर रहे हैं। या फिर हम लोग ऐसे अलग अलग आइडेंटिफायर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स। जैसे अगर मुझे आप में से कोई एक स्टूडेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है, आई identify them with respect to their roll number or with respect to their name. That is your identifier, your name, your roll number, that is your identifier, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल, फंक्शंस, एरे, ये सारे हमारे आइडेंटिफायर्स रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो भी है, मतलब वेरिएबल, फंक्शन, एरे, कुछ भी है, दे ऑल सपोज टू स्टार्ट विथ अ लेटर और अ अंडरस्कोर।
ये सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है। अब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन का थंब रूल बोलो या वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन का थंब रूल बोलो, सब में आपका थंब रूल सेम चलता है। क्या थंब रूल है? या तो आपका जो फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम और एरे नेम जो है, ये तीन चीजों में से कुछ भी, या ऐसे क्लास जब हम लोग बनाएंगे वो हर एक बार हमेशा वो एक लेटर से चालू होगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे अल्फाबेट A to Z में से कोई भी एक लेटर से आपका वेरिएबल, फंक्शन और एरे चालू होगा, या फिर अंडरस्कोर से चालू होगा। मैं कोई भी एक वेरिएबल का नाम डिजिट से चालू नहीं कर सकता, हाइफन से चालू नहीं कर सकता, या फिर कोई रिजर्व्ड कीवर्ड यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने यहाँ पे एक सेम ऊपर वाला कोड आपका सेम है, ये आपका हेडर फाइल हो गया। यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली है अपने कोड के अंदर। ये मेन फंक्शन है जिसमें हमने इंट लिखा हुआ है, इंट लिखा है यहाँ पे, तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपका कोड अगर लास्ट लाइन तक पहुंच गया तो वो बाइनरी 0 रिटर्न करेगा, वेरी सिंपल। और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इंट नंबर, दैट इज माई वेरिएबल नेम, है ना। नंबर इज द नेम ऑफ माई वेरिएबल, जिसमें हमने वैल्यू 5 असाइन किया है। तो ये जो नंबर है, दिस इज माई आइडेंटिफायर। तो अगर मुझे चाहिए कि ओके ये जो हमारा कोड है इसके अंदर वैल्यू कहाँ पे सेव्ड है, तो मैं ये आइडेंटिफायर के थ्रू चेक कर पाऊंगा कि हाँ ये हमारा आइडेंटिफायर है जिसके अंदर वैल्यू गया हुआ है। देन सेम वे अगर मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया, तो उसके अंदर अगर मुझे एडिशन करना है, तो मैं एक फंक्शन जो मुझे एडिशन में हेल्प करेगा, तो उसके लिए मैंने वो फंक्शन को ऐड नाम दिया रहेगा, दैट इज आइडेंटिफायर। सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने वहां पे सबट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन को नाम दिया रहेगा, दैट इज आइडेंटिफायर। ठीक है, ये आइडेंटिफायर हो गया। इसके बाद में थर्ड चीज आता है, दैट इज लिटरल्स। ओके, लिटरल्स का मतलब क्या रहता है, एक फिक्स वैल्यूज जब हम लोग वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज जब हम लोग वेरिएबल को असाइन करते हैं उसको लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, एक लिटरल वैल्यू असाइन कर दिया। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके लिटरल होता है, मतलब यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक 5 नंबर असाइन कर दिया ये वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास इंटीजर लिटरल्स रहता है जिसके अंदर हम लोग सिंपली एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फ्लोट फ्लोट टाइप के लिटरल्स रहते हैं, देन कैरेक्टर लिटरल्स रहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स रहते हैं और बुलियन लिटरल रहता है। बहुत सिंपल भाषा में, एक फिक्स वैल्यू अगर मैं मेरे वेरिएबल को असाइन कर रहा हूं कोई भी टाइप का वेरिएबल बना के, तो उसको हम लोग लिटरल बोलेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? वो नाम सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। लिटरल्स का मतलब बहुत इजी रहता है। कोई भी अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया कोई भी टाइप का और उसके अंदर एक फिक्स वैल्यू अगर मैंने असाइन किया उसको लिटरल बोलेंगे। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और डिफाइन किया एंड उसमें वैल्यू असाइन किए, मैंने एक कैरेक्टर वैल्यू वेरिएबल बनाया उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दिया। तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाला बात है ना, अगर इंटीजर वेरिएबल है या लिटरल, आप जो भी बोलो, तो उसके अंदर हम लोग होल नंबर ही असाइन करेंगे। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सेम वे एक फ्लोटिंग पॉइंट अगर वेरिएबल मैंने बनाया तो उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐड कर सकते हैं। कैरेक्टर्स सिंगल सिंगल अल्फाबेट्स आपके जाएंगे। स्ट्रिंग लिटरल्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा स्ट्रिंग लिटरल है जिसके अंदर एक बड़ा सा कोई मैसेज जो है वो सेव्ड हो सकता है, और बुलियन के अंदर तो ट्रू फॉल्स ही आता है। तो ये बहुत सिंपल सा हमारा एक टॉपिक है लिटरल्स वाला, यही आपको याद रखना है। चाहे आप C++ पढ़ो या दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, लिटरल्स का मतलब सेम ही रहता है। ओके, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? रिप्लाई, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? फिर हम लोग कोड पे धीरे 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 जाएंगे। ये आपका सबसे बेसिक वाला कंसेप्ट है। अदर स्टूडेंट्स? यस, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कोड दिया हुआ है ऊपर, अगर आप देखेंगे हेडर फाइल हो गया, ये हमारा लाइब्रेरी आ गया। मेन फंक्शन है, अगर मेन फंक्शन के आगे इंट लिखा हुआ है तो ये मेन फंक्शन का लास्ट लाइन आपका रिटर्न 0 होगा। अब यहाँ पे हमने कितने टाइप के लिटरल्स बनाए, तो मैंने जितने 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 वेरिएबल यहाँ पे बनाए उतने मेरे लिटरल्स है। तो अगर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया मतलब ये इंटीजर लिटरल हो गया, एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बनाया मतलब वो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया। क्यों ये लिटरल्स है? बिकॉज हर एक वेरिएबल को एक फिक्स वैल्यू हमने असाइन किया है। लिटरल का मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उसमें फिक्स वैल्यू असाइन करना। तो मैंने एक्स वाले वेरिएबल को 10 एक फिक्स वैल्यू असाइन किया, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल पाई इसको 3.4 असाइन कर दिया। देन कैरेक्टर मेरा एक लेटर नाम का जो वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, इसको मैंने ए असाइन किया। नेम नाम का मेरा एक वेरिएबल है, इसमें जॉन वैल्यू असाइन कर दिया। एंड फ्लैग नाम का वेरिएबल जो है बुलियन टाइप का, इसमें ट्रू वैल्यू असाइन कर दिया।
तो ये सारे आपके लिटरल्स हो गए। एग्जाम में आप सेम वे में आंसर कर सकते हो, बहुत इजी वे में। दिस आर द लिटरल्स। ओके, इसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग, और थ्रू आउट हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो चीजों का यूज करता है वो रहता है आपके ऑपरेटर्स। तो हमारे पास मेनली ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं, और इसमें से सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स रहता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रहता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स रहता है, और असाइनमेंट बिटवाइज हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। बिटवाइज छोड़ के बाकी के आपके ऑपरेटर्स वो बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मतलब मैं बिटवाइज के जगह पे दूसरे ऑपरेटर्स ऑल्टरनेटिव यूज करके भी काम चला सकता हूँ। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आएंगे, है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है, ग्रेटर देन लेस देन, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही हो गए। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूं ना, वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, तो कंपैरिजन बोलो रिलेशनल ऑपरेटर बोलो, एक ही बात है। अब चाहिए तो यहाँ पे आगे डाल भी सकते हैं, दिस आर कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, बोथ आर सेम। अरिथमेटिक, ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट, और ये लास्ट वाला जो है ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होगा, अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा तो उसका जो रिमाइंडर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। लॉजिकल, एंड और नॉट है, सेम आपका एंड गेट और गेट। तो एंड ऑपरेटर आपका कैसे काम कर सकता है, एंड ऑपरेटर हमारा काम करेगा जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे कोई एक वेबसाइट पे अगर लॉग इन करना है, तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों रिक्वायर्ड है, और दोनों अगर करेक्ट है तो ही मुझे लॉग इन पॉसिबल होगा। अगर दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है तो लॉग इन नहीं होगा, सिंपल है। और में क्या होगा, मैं आपके के पास से अगर कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहा हूं, सो आई आस्क फॉर योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दोनों में से कोई एक चीज आपने प्रोवाइड कर दिया, कांटेक्ट डिटेल मिल गए, टास्क सक्सेसफुल हो गया, तो वहां पे और ऑपरेटर यूज करते हैं। और ये जो है नॉट, ये निगेशन ऑपरेटर रहता है, मतलब मैं इनपुट में अगर 0 दूंगा तो 1 मिलता है, 1 दूंगा तो 0 मिलता है। मतलब मैंने जो इनपुट दिया है उसका एग्जैक्ट अपोजिट आउटपुट मिलता है। उसको कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे जब भी जरूरत पड़ेगा तब, लेकिन ये है। और इसके बाद ये बाद में बिटवाइज देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम लोग शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, असाइनमेंट को मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स भी बोल सकता हूँ। ओके, तो ये शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स हो गए। बेसिकली मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू, सपोज ए है तो मैं यहाँ पे उसके लिए ये शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स सिंपली यूज कर सकता हूँ, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। तो आप शॉर्ट एंड बोलो या असाइनमेंट ऑपरेटर बोलो, इसको आप कंपैरिजन ऑपरेटर बोलो या फिर रिलेशनल ऑपरेटर बोलो, ये दोनों का मतलब सेम है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ऊपर वाला आपका कोड जो है ये इतना तो सेम ही रहेगा, जहां पे हेडर फाइल ऐड किया, नेम स्पेस ऐड किया, देन मेन फंक्शन के आगे इंट डाला हुआ है तो रिटर्न 0 कंपलसरी आएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने दो वेरिएबल बनाए ए प्लस बी, और ए प्लस बी बना के यहाँ पे हमने सम डाला हुआ है ना। तो अगर सम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हम लोग इसके आगे जो है वो दो वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। और एंडल, एंडल का मतलब ये लाइन एंड होगा और इसके बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो दो ऑपरेटर्स हम लोग अलग अलग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, दूसरा रिलेशनल बोलो या कंपैरिजन ऑपरेटर बोलो, ये है। तो इसको अगर चाहिए तो हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट, लेट मी जस्ट शेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, विल बी यूजिंग ऑनलाइन ऑपरेटर एज ऑलवेज। तो मेरे पास यहाँ पे अच्छा, अब ये ऑनलाइन ऑपरेटर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सी आउट सीन जो है वो आपके एज इट इज वर्क नहीं करेंगे जब तक आप स्टैंडर्ड नेम स्पेस मेंशन नहीं करते हो, बराबर है। तो यहाँ पे या तो मैं हर एक बार जितने बार सी आउट लिखूंगा उतने बार मुझे एसटीडी और उसके आगे कोलन कोलन डालना पड़ेगा, या फिर जैसे अभी हमने सीखा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस और उसके आगे मैं एसटीडी डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, अब मुझे बार बार यहाँ पे ये स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। सी प्लस प्लस में जब कभी हमें कुछ आउटपुट प्रिंट करना है हम लोग सीधा सी आउट लिखते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लेट्स से कि मुझे कोई दो वेरिएबल्स बनाने, तो यहाँ पे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, हो गया, दो वेरिएबल्स हमने बना दिए। इसके बाद में ये इतना होने के बाद में अच्छा, और आपको डेटा टाइप एक ही बार लिखना है, दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही बार एक ही साथ में आप दो टाइप के इंटीजर वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो ये वे में मेरा काम चल सकता है। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी आउट, और ये देखो ये स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक उसने डाला हुआ है, तो अगर मैं वो नहीं भी लिखता हूँ तो इससे मतलब नहीं होगा। और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में जो भी डालूंगा वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो सम ऑफ टू वेरिएबल्स इक्वल टू,
और यहाँ पे मैं वो दो वेरिएबल्स जो है a प्लस बी लिख सकता हूँ ऐसे, और इसको हम ये ब्रैकेट में डाल देंगे। ये हो गया। तो हमने पहला एक ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है। इसके बाद में वापस यहाँ पे मैं आऊंगा जहां पे मैं लिखूंगा सी आउट, और सी आउट के अंदर हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिखूंगा इज ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं ना हम लोग। सो इज ए ग्रेटर देन बी और नॉट, ये हम लोग चेक कर रहे हैं, इज ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क। और इसके आगे हम लोग यहाँ पे सीधा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर देंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, ए ग्रेटर देन बी ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे एंडल लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके बाद आपका कोई भी लाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम मेरा एंड कर सकता हूँ। बराबर है। चलो इसको रन करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रन ऑप्शन है मेरे पास, तो रन अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, सम ऑफ टू वेरिएबल 30 आ रहा है, इज ए ग्रेटर देन बी, ये 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, सिंपल है। तो अगर ये 0 अगर आएगा तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, उसके लिए इफ एल्स यूज करना पड़ेगा, वो बाद में देखते हैं, अभी के लिए इतना बस हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं स्टैंडर्ड हटा दूं तो इसकी जरूरत नहीं है ना, मैं आपको ये कोड हटा के बताता हूँ। ये देखो क्यों ये काम करेगा एज इट इज, बिकॉज हमने यूजिंग नेम स्पेस ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपको सेम आउटपुट देगा। दूसरा, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट जो है, ये हमने बेटर कोड जो एक्सप्लेनेबल बने इसके लिए डाला था, तो वो रीडेबिलिटी के लिए और अलग अलग कंपाइलर पे इशू ना आए इसके लिए था। लेकिन फिर भी अगर वो हटा भी देता हूँ फिर भी मेरा आउटपुट एज इट इज आएगा। यहाँ पे भी अगर मैं ये हटा दूंगा तो भी मेरा आउटपुट एज इट इज आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड एल डालने का मतलब क्या है, ये पहला आउटपुट जो है सम ऑफ टू वेरिएबल्स, ये एक लाइन में आया, एंड एल का मतलब ये लाइन यहाँ एंड हो गया, और उसके बाद जो भी कुछ प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसके लिए हमने एंड एल डाला हुआ है। आई होप क्लियर है ये सबको, है ना, सिंपल सा इजी सा एक कोड था। अब हम लोग दूसरा आगे वाला कंसेप्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब उसमें अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स। अब ये एग्जांपल्स रहते हैं, ये आई मीन सॉरी ये सिंबल्स रहते हैं जो हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रीडेबल वे में एक रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। अगर ज्यादा रीडेबल वे में ये नहीं रहेंगे तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि अगर हम लोग कुछ भी कोड लिखते हैं तो उसको हम लोग कोई भी फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में डालते हैं, है ना, जिसको हम लोग ब्रेसेस बोलते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेसेस। जो भी कुछ कोड हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। पाइथन में आपको इसकी जरूरत नहीं रहती है, वहां पे इंडेंटेशन चलता है, वहां पे कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा। तो ये ब्रेसेस आएंगे बाद में। जो राउंड ब्रैकेट्स रहते हैं इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो आपके जो भी फंक्शंस रहते हैं या जो फंक्शन कॉल्स रहते हैं, जो एक्सप्रेशंस रहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे अभी हमने लिखा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइडेड बाई बी, वेदर ए ग्रेटर देन बी और नॉट, ऐसे कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और जो फंक्शंस रहते हैं, वो फंक्शंस के आगे हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं। कोई एक चीज फंक्शन है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, वो वर्ड के आगे हमने क्या डाला रहता है, राउंड ब्रैकेट, है ना, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट हो गया, राउंड ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लोग ब्रैकेट्स ही बोलते हैं। तो जब हम लोग एरे डिफाइन करते हैं वो टाइम पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आता है। इसके बाद में सेमीकोलन है। हमें तो पता है कि हमने एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे कंप्लीट किया, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, कंपाइलर को ये सेम चीज समझाने के लिए हम लोग वहां पे सेमीकोलन डालते हैं। सेमीकोलन का मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेट ऑपरेटर, एंड ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट टर्मिनेट ऑपरेटर, दोनों का मतलब सेम है। कॉमा का मतलब क्या रहता है, फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जब हम लोग पास करते हैं, मतलब फंक्शन के आगे जो पैरेंथेसिस रहते हैं इसके अंदर मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए कॉमा यूज कर सकता हूँ। या फिर अभी जस्ट आपने देखा रहेगा कि मैंने दो वेरिएबल बनाए ए और बी, तो वो दो वेरिएबल्स मतलब एक ही लाइन में दो अलग अलग मैं इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूं, तो वो दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को एक ही लाइन में दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को कॉमा से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। और कोलन, कोलन तो हम लोग लूप में क्लासेस में बहुत जगह पे जब हम लोग पेरेंट क्लास को चाइल्ड में इनहेरिट करते हैं वो जगह पे हम लोग बहुत बार कोलन यूज करते हैं। जैसे अभी आपने देखा हम जो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे थे उसने स्टैंडर्ड नेम स्पेस, अगर मैंने ऊपर लिखा नहीं था यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो टाइम पे आपको सी आउट के पहले एसटीडी कोलन कोलन डालना पड़ रहा था, है ना। तो जब हम लोग पेरेंट क्लास लाइब्रेरीज कलेक्शन ऑफ पैकेजेस को यूज करते हैं, इनहेरिट करते हैं, वो टाइम पे ये कोलन जैसे चीजें जो है वो यूज होता है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम लोगों ने एक एरे बनाया। अब एरे कैसे बनाते हैं हमें आई होप हमें पता रहेगा, हम लोग सीधा कोड में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा कोड है रिटर्न 0 तो हमें चाहिए ही, है ना। तो इसको बाकी के कोड को हम लोग हटा देते हैं और इसमें ऊपर वाला कोड आपका इतना सेम ही रहेगा हमेशा। अब हम लोग आते हैं सीधा एक एरे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप लिखूंगा, मेरा एरे का नाम लिख सकता हूँ, मैं एरे का नाम टेस्ट डाल सकता हूँ। अब ये एरे ये कैसे पता चला, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। और इसमें अगर मैं कुछ भी अगर नहीं लिखता हूं तो ये मेरा वेरिएबल साइज एरे होगा। और वेरिएबल साइज एरे का मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर मैं जितने भी वैल्यूज डालूंगा उतने वैल्यूज ये मेरा एरे का साइज ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैंने एरे का साइज मेंशन नहीं किया इसके लिए। लेकिन अगर मैं एरे का साइज यहाँ पे मेंशन कर दूं लेट्स से 3, तो अब क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है ना, इसके आगे कर्ली ब्रैकेट में ये जो डालते हैं इसको एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और कर्ली ब्रेसेस यूज किए। तो अब मैंने यहाँ पे अगर एक नंबर डाल दिया है तो इसमें अगर 3 लिखा हुआ है मतलब आप ये एरे के अंदर 3 एलिमेंट ही सेव कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा, तो मतलब आप ये एरे के अंदर 5 एलिमेंट ही सेव कर सकते हो। एलिमेंट मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट में कॉमा कॉमा डाल के हमने लिखा हुआ है ये एलिमेंट्स होता है। बराबर बराबर है ना। तो यहाँ पे कौन से पंक्चुएटर्स हमने यूज किए, एक तो ये आपका मेन जो है ये फंक्शन ए कैसे पता चला, उसके आगे ये पैरेंथेसिस है। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया एरे डिफाइन करने के लिए, कर्ली ब्रैकेट यूज किए ये एरे के अंदर एलिमेंट डालने के लिए, सेमीकोलन यूज किया, ये एरे में जो जो एलिमेंट्स मुझे डालने थे ये कंप्लीट हो गए, वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और अलग अलग एलिमेंट्स सेपरेट है ये बताने के लिए हमने हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा डाला है। तो ये आपके पंक्चुएटर्स है। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई एक चीज मुझे प्रिंट करना है, अब इसको मैं वेरिएबल साइज एरे रख सकता हूं लाइक दिस। और इसमें से अब अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी आउट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक मुझे खुद से दे रहा है, मैंने ये स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको मैं हटा सकता हूँ एंडल। अब एंडल की मुझे यहाँ पे जरूरत ही नहीं है बिकॉज मैं इसके आगे कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। तो लाइन एंड करने की जरूरत नहीं है। अगर एंडल क्यों डालता है, बिकॉज मेरा एक लाइन के बाद में नेक्स्ट लाइन नए लाइन पे आना चाहिए, इसके लिए सब साथ में आएगा तो आउटपुट प्रॉपर रीडेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे एंडल की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ कि मेरा जो टेस्ट नाम का एरे है इसके 5th इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको प्रिंट करो। और मुझे यहाँ पे अगर ये सेम एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बताना है तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ऐसे, दिस इज माई 5th एलिमेंट फ्रॉम एरे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू। और अब जब मैं अगर इसको रन करूंगा तो मेरा एक एरे बन गया और एरे में से 5th नंबर पे जो पोजीशन है ये देखो, ये 5th नंबर पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, 7 नंबर का एलिमेंट है। यहां से अगर हम लोग काउंट करें 2 0 पे है। याद रखो आपके एरे में जो भी इंडेक्स काउंटिंग है ये 0 से चालू होता है, ये 0, उसके बाद में 1 2 3 4 एंड 5 है ना। तो 5th इंडेक्स पोजीशन पे 7 है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल साइज एरे हो गया। फिक्स साइज अगर बनाना है तो मैं आगे के एलिमेंट यहाँ से हटा सकता हूँ। और कितने एलिमेंट है, 6 है। 6 का मतलब है मुझे यहाँ पे एरे साइज 6 का डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एरे साइज 6 का डाल सकता हूँ, ये भी आपका कोड सेम वे में वर्क करेगा। तो मुझे अगर पता है एग्जैक्टली कि मैं कितने एलिमेंट्स ऐड करने वाला हूँ मेरे एरे के अंदर तो मैं फिक्स साइज एरे बना सकता हूँ। और अगर मुझे पता नहीं है तो मैं वेरिएबल साइज एरे बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो वापस हमारे डॉक्यूमेंट पे जाता है। तो ये आपके पंक्चुएटर्स हो गए या सेपरेटर्स जो भी आप बोलो, बहुत इजी वे में हमने समझ लिया। इसके बाद में आता है कांस्टेंट। नाम जैसे पता चल रहा है मैथ्स के अंदर भी हमारा कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। कांस्टेंट मतलब एक ऐसा जो चेंज नहीं होगा उसको कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई का वैल्यू मैथ्स में 3.14 कभी चेंज नहीं होगा। तो मुझे भी अगर मेरे कोड में कोई एक वेरिएबल का वैल्यू या कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के कुछ वैल्यूज अगर मुझे कांस्टेंट रखने थ्रू आउट मेरे प्रोग्राम, तब हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं। तो कांस्टेंट आर फिक्स वैल्यू जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो स्पेसिफिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कभी भी उसमें चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होगा।
जैसे लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ कि जब कभी हम लोग स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे ऑनलाइन, तो सारे स्टूडेंट का बाय डिफॉल्ट सिटी जो रहेगा वो मुंबई रहेगा, उसमें हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? सारे स्टूडेंट मुंबई से ही बिलोंग कर रहे हैं, वी अज्यूम दैट, बिकॉज आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास अगेन जितने टाइप के आपके पंक आई मीन जितने टाइप के हमने यहाँ पे, अगर आपको पता रहेगा, अभी जस्ट हमने कहाँ गया, ये रहा लिटरल्स पढ़े, है ना। तो जितने टाइप के लिटरल्स होते हैं उतने ही टाइप के कांस्टेंट होते हैं। तो जितने टाइप के लिटरल्स होते हैं, जितने टाइप के मतलब मैं वेरिएबल बना सकता हूँ, उतने ही टाइप के हम लोग कांस्टेंट बना सकते हैं। तो लिटरल्स एंड कांस्टेंट सेम है। लिटरल्स मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू वाला वेरिएबल बनाना। कांस्टेंट का मतलब ये वेरिएबल का वैल्यू अब फिक्स है और ये थ्रू आउट प्रोग्राम फिक्स रहेगा, उसमें आप ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके वो वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लिटरल्स, जितने लिटरल्स होते हैं उतने ही कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट, एक इंटीजर वैल्यू रहेगा, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड बुलियन कांस्टेंट। तो ऐसे समझो कि बुलियन कांस्टेंट के अंदर मैं ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा हूँ। जैसे जब कभी अगर ये सपोज एसएनडीटी गर्ल्स विमेन्स यूनिवर्सिटी है, तो बाय डिफॉल्ट एडमिशन के टाइम पे जो जेंडर रहेगा वो फीमेल ही होगा। तो हमने वहां पे क्या रखा है, बुलियन वैल्यू सेट किया हुआ है जेंडर के ऊपर। वहां पे हम लोग ऑप्शन नहीं दे रहे मेल और फीमेल का, बिकॉज खाली गर्ल्स ही अलाउड है। तो ये आपका बुलियन कांस्टेंट हो गया। एग्जाम्पल कोड बहुत इजी सा है। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा, जैसा हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं वैसा ही पाई नाम का वेरिएबल बनाया और उसके आगे एक कीवर्ड डाल दिया कॉन्स्ट। तो अब क्या होगा, जो आपका पाई का वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और आप पाई का वैल्यू अगर चेंज करने की ट्राई करोगे वो एरर देगा आपको। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। ओके। तो नॉर्मल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल में ये फर्क होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करें, मैं यहाँ पे कोड में जाते हैं हम लोग, और कोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट आई विल डू ना, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ a इक्वल टू 10, ध्यान से देखना। और यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ फ्लोट, और फ्लोट मेरा वेरिएबल का नाम रहेगा पाई, और यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 3.14। ठीक है। अब अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ कि a इक्वल टू a+10, एंड इसको मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, और सी आउट के अंदर मैं सीधा यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा राउंड ब्रैकेट के अंदर a इक्वल टू a+10। ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर रन करें, तो ये देखो आपको वैल्यू ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो पहले ए का वैल्यू क्या था, 10 था। नॉर्मल वेरिएबल बनाया मैंने, ये मैंने इंटीजर लिटरल बनाया था, जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू असाइन किया, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, जिसके अंदर मैंने उसमें ए वेरिएबल में 10 ऐड करके वापस उसका फाइनल रिजल्ट वापस ए में सेव कर दिया। अब ये सेम वे में, ये बाय द वे स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो बाय डिफॉल्ट दे रहा है। अब ये सेम वे में मैं अगर पाई में ट्राई करूं, लेट्स लेट्स ट्राई ऑन पाई। तो यहां पे मैं लिखता हूं पाई इक्वल टू पाई+10। ठीक है, मैं पाई के अंदर 10 ऐड करने की ट्राई कर रहा हूं। मेरा पाई वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट टाइप का है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जब अगर मैं ट्राई करूंगा, ये क्या बता रहा है, पाई जो है ना, ये आपको क्या बता रहा है, एरर असाइन ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। मतलब पाई के अंदर जो वैल्यू है इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल आपने बनाया। तो जो नॉर्मल आप लिटरल्स बनाते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कोई भी लिटरल्स बनाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं, मतलब, है ना, लिटरल्स वेरिएबल्स, ये वे में याद रखो। तो जब हम लोग नॉर्मल लिटरल्स बना रहे हैं, उसके अंदर आप उसके वैल्यूज को, उसके रिजल्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और कांस्टेंट जब कभी हम लोग कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका रिजल्ट आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो रीड ओनली होता है। जैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट में मैं आपको कुछ कंटेंट ऑलरेडी डाल के दे सकता हूं और आप अपने साइड से भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ क्या हो गया, पीडीएफ रीडेबल, रीड ओनली रहता है, उसके अंदर चेंजेस अलाउड नहीं रहता है। तो आपके जो कांस्टेंट वेरिएबल्स है वो पीडीएफ है, और नॉर्मल लिटरल्स जो है वो आपके वर्ड फाइल है जिसके अंदर चेंजेस अलाउड रहेगा। आई होप क्लियर है। कांस्टेंट और लिटरल्स दोनों साइड बाय साइड चलता है। लिटरल्स के अंदर आप वेरिएबल में एक फिक्स वैल्यू असाइन करते हैं, और उसके बाद वो वैल्यू में को आप अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कांस्टेंट के अंदर
एक बार एक वैल्यू अगर हमने असाइन कर दिया एक प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एम आई क्लियर विद दिस? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? अदर स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? रिप्लाई क्विक। ओके, चलो, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो गया, लिटरल्स हो गए, ये आपके जो टॉपिक थे। अब आते हैं हम लोग डेटा टाइप्स इन C++। तो आपके तीन मेन टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं, प्रिमिटिव और प्राइमरी, डेराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अब प्राइमरी डेटा टाइप जो है, प्राइमरी मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैंने टेबल दिया हुआ है, ये हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है। इंट, फ्लोट, डबल, केयर, बुलियन, ये हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है। मतलब जो बिल्ट इन है, C++ जो आपको बिल्ट इन डेटा टाइप देता है उसको हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे इंटीजर है तो ये एक होल नंबर ही सेव कर सकता है ना, ये डेसिमल पॉइंट वाला नंबर सेव नहीं करेगा। अगर मैं इंटीजर के अंदर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर सेव करने की ट्राई भी करूंगा तो डेसिमल पॉइंट के आगे का जो भी वैल्यू है वो उसको डिलीट कर देगा, उसको ड्रॉप कर देगा। फ्लोट अगेन बहुत सिंपल है। डबल, अब जब मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो बहुत बड़ा रहता है तब हम लोग यहाँ पे डबल यूज करते हैं। तो एक डेसिमल, एक सिंगल प्रेसिजन नंबर जो रहता है वहां पे हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग नंबर रहेगा। ऐसा समझो कि छोटा डेसिमल पॉइंट नंबर सेव करना है तो फ्लोट यूज करेंगे, बहुत सिंपल भाषा में। बहुत बड़ा एक नंबर अगर यूज करना है साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, जब एक्यूरेसी के साथ में डेसिमल वैल्यू अगर आना चाहिए तो मैं डबल प्रेफर करूंगा, फ्लोट प्रेफर नहीं करूंगा। ये है। उसके बाद में कैरेक्टर है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर, और बुलियन है, ट्रू फॉल्स सेव करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम वो जो डेटा टाइप्स है वो डेटा टाइप स्पेसिफिक यहाँ पे वेरिएबल्स बना रहे हैं। जैसे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, एक फ्लोट टाइप का बनाया, एक डबल टाइप का बनाया, है ना। तो फ्लोट के अंदर आपको दिख रहा है ये सिंगल प्रेसिजन नंबर है, यहाँ पे ये डबल प्रेसिजन नंबर है। तो डबल प्रेसिजन नंबर में डबल यूज करेंगे, नाम पे से पता चल रहा है डबल, है ना। कैरेक्टर आपका एक सिंगल कैरेक्टर सेव कर सकता है। और ये बुलियन है, बुलियन के लिए BOOL बुल यूज करता है, और उसके आगे आप वेरिएबल का नाम डालता है। अब वेरिएबल के नाम के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग, ये इस स्टूडेंट जो है ये कैमल केस फॉलो किया हुआ है। मतलब जब कभी पहला तो हम लोग वेरिएबल फंक्शंस के नाम ऐसे डालते हैं जो पढ़ के हमें समझ में आए या किसी और को भी समझ में आए कि वो वेरिएबल हमने क्यों बनाया है। दूसरा पॉइंट, हम लोग के पास जब दो वर्ड्स अगर रहता है तो या तो हम लोग दो वर्ड्स के बीच में यहाँ पे अंडरस्कोर डाल सकते हैं। तो मैं सारे वर्ड्स आपके स्मॉल में रहेंगे, लाइक दिस, अंडरस्कोर डाल सकते हैं, या फिर हाइफन डाल सकते हैं। बराबर है। इसको हाइफन अगर मैं डालूंगा वेरिएबल में या फंक्शन में, दो वर्ड्स का अगर मेरा नाम है और उसमें अगर मैंने हाइफन डाला तो इसको कबाब केस बोलते हैं। अगर मैंने अंडरस्कोर डाला इसको स्नेक केस बोलता है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं डाला और एक पहला पहला जो भी वर्ड रहेगा वो पूरा स्मॉल में रहेगा, और उसके बाद जितने भी नए वर्ड्स आएंगे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसको कैमल केस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कैमल केस फॉलो किया हुआ है। कैमल केस का मतलब है, अगर आप देखेंगे इज, ये मेरा फर्स्ट वर्ड है IS जो पूरा स्मॉल में है, और उसके बाद स्टूडेंट मेरा सेकंड वर्ड है और स्टूडेंट का S कैपिटल है। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ कॉलेज स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे। तो अगर आप देखेंगे इज कंप्लीटली स्मॉल, उसके बाद सेकंड वर्ड कॉलेज आया तो कॉलेज का C कैपिटल, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड है तो उसका S कैपिटल, इसको कैमल केस बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैमल केस प्रेफर कर रहे हैं C++ के अंदर। पाइथन में भी हम लोग कैमल केस प्रेफर करते हैं ज्यादा। तो मैक्सिमम जगह पे हम लोग कैमल केस ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कैमल केस ज्यादा चलता है। तो फंक्शन वेरिएबल नेम्स में ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। फर्स्ट वर्ड पूरा स्मॉल में, उसके बाद जितने वर्ड्स आएंगे वो हर एक वर्ड को हम लोग हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। तो ये वे में हम लोग वेरिएबल नेम असाइन करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ असाइनिंग वेरिएबल नेम। और नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं इसको। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब क्या रहता है प्रोग्रामिंग के अंदर? नेमिंग कन्वेंशन मींस नेम्स पढ़ के वेन एवर आई रीड नेम, है ना, वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। इसको
हम लोग नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं ये वेरिएबल नेम पढ़ के, या फिर ये एज नाम का मेरा वेरिएबल है, ये पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है ये कौन सा टाइप का वैल्यू सेव करेगा। हाइट पढ़ के समझ में आ रहा है ये कौन सा टाइप का वैल्यू सेव करेगा। वेट पढ़ के समझ में आ रहा है कौन सा टाइप का वैल्यू सेव करेगा। तो मैं ABCDEFG ऐसे वेरिएबल नेम नहीं डालूंगा, मैं सीधा ऐसे नाम यूज करूंगा जो पढ़ के समझ में आएगा कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये वेरिएबल क्या करेगा, या फिर ये एरे क्या करेगा, या ये एरे कौन से टाइप के एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को सेव करेगा। इसको नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये सिंपल से हमारे कंसेप्ट होता है जो बार 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 यूज होता है। फर्स्ट टाइम जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम पढ़ने में ये थोड़ा सा याद रखने में कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर याद रह गया तो थ्रू आउट हर जगह पे वो सेम कंसेप्ट यूज होता है। हम लोग बहुत कुछ यूनिक नहीं पढ़ते हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बराबर। तो चलो यहाँ पे हमने सिंपल से हमारे जो प्राइमरी डेटा टाइप है, वो प्राइमरी डेटा टाइप का यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखा। अब ये मैं एग्जीक्यूट करके नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से ये ट्राई कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। अब ये डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब क्या रहता है, एरे। तो बेसिकली मेरे पास बिल्ट इन डेटा टाइप तो होता है, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। ये मेरे बिल्ट इन डेटा टाइप है, प्राइमरी डेटा टाइप है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे खुद से दे रहा है। लेकिन इसमें तकलीफ क्या है, ये प्राइमरी डेटा टाइप जो है वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू सेव कर सकते, एक से ज्यादा वैल्यू सेव नहीं कर सकते। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिराइव्ड डेटा टाइप जो है ये यूज करना पड़ेगा। डिराइव्ड मतलब प्राइमरी में से हम लोग चीजों को डिराइव कर रहे हैं, इसको डिराइव्ड बोलते हैं। डिराइव करने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ हम लोग डिराइव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ओके आज टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री है, तो आप क्या डिराइव करोगे, गर्मी ज्यादा है, दैट्स डेरिवेशन। तो मैथ्स में भी या कहीं पे भी वो डेरिवेशन का मतलब सेम रहता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके मैं 8:15 तक पहुंच रहा हूँ, और तो अब 8:15 तक अगर मैं पहुंच रहा हूँ और हमारा लेक्चर 8 o'clock को है, तो आप क्या डिराइव करोगे कि मैं 15 मिनट्स लेट हूँ। तो अब मैंने वहां पे ये नहीं बोला कि मैं 15 मिनट्स लेट हूँ, या फिर लेट्स से मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं 15 मिनट्स लेट हूँ, तो आप उससे क्या डिराइव करोगे कि 8 o'clock का लेक्चर 8:15 को होगा, दैट्स डेरिवेशन। एग्जिस्टिंग चीजों को ही यूज करके हम लोग उसमें से डिराइव्ड करके और एक बेटर और ज्यादा फंक्शनल चीज कुछ बना सकते हैं, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं या डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं। जो भी आप बोलो, मैथ्स में वो सेम चीज रहता है, डिराइव करना कोई कंक्लूजन, है ना। तो हम लोग भी बहुत बार सर्टेन अजम्पशंस जो है वो डिराइव करते हैं। तो बस वही है यहाँ पे डिराइव डेटा टाइप। जैसे मुझे एक से ज्यादा इंटीजर टाइप के, या फिर एक से ज्यादा फ्लोट टाइप के या डबल टाइप के वैल्यूज अगर सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डिराइव डेटा टाइप यूज करूंगा एरे, और उसके अंदर कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स डाल दूंगा मैं यहाँ पे, इसको एरे बोलेंगे। पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का मतलब क्या रहता है, हम लोग सीधा वेरिएबल वैल्यू सेव करने की जगह पे उसका मेमोरी लोकेशन सेव करेंगे। जैसे हम लोग बहुत बार सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं लेक्चर में आपको सीधा अगर नोट्स दे रहा हूं, तो यहाँ पे पॉइंटर नहीं आया, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ओके आई हैव शेयर्ड नोट्स विद सीआर। तो अब आप मेरे पास जब कोई एक नोट्स डॉक्यूमेंट के लिए आओगे, तो मैं पॉइंट करूंगा सीआर पे, दैट इज द एड्रेस, और सीआर के पास आपको डेटा मिलेगा, तो वो पॉइंटर हो गया। और रेफरेंस सेम वे में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉइंटर के अंदर क्या कर रहा है, दिस बेसिकली स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एंड रेफरेंस जो है, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस एक्ट एज एन अलाइज फॉर अनदर वेरिएबल। रेफरेंस मतलब मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंटर डाला है, पॉइंटर की जगह पे मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया। अलाइज, अलाइज का मतलब रहता है एक पेट नेम, तो यहाँ पे मैंने अलाइज डाल दिया है, एक्ट एज एन अलाइज फॉर अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि नंबर वेरिएबल जो है, नंबर वेरिएबल का एक पेट नेम है जो मैंने यहाँ पे डाला है। तो लेट्स से कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारा सबका कभी ना कभी कोई पेट नेम रहता है, मतलब कोई फ्रेंड्स हमें दूसरे नाम से बुला रहे हैं, या घर वाले हमें कुछ दूसरे नाम से बुला रहे हैं, और कॉलेज में हमारा नाम आईडी कार्ड पे कुछ अलग है। तो लेट्स से कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक कोई स्टूडेंट मैं बोलता हूँ, लेट्स से मैं XYZ स्टूडेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो स्टूडेंट है और उसका नाम XYZ भी है और ABC भी है। तो अगर मैं ABC बोलूँ या XYZ बोलूँ, मैं रिफर सेम स्टूडेंट को कर रहा हूँ, ये रेफरेंस होता है, ठीक है। आई होप क्लियर है।
जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई एक सीआर है, साक्षी, तो अब मैं साक्षी है उसको मैं रेफर कर सकता हूँ नाइक के थ्रू भी, मतलब उसका सरनेम के थ्रू भी। तो मैं साक्षी को आई कॉल नाइक, ओके। तो मैं साक्षी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीआर को सीधा उसके सरनेम से बुला रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सरनेम का मतलब साक्षी है, बिकॉज आई एम पॉइंटिंग और आई एम रिफरिंग टू द सेम पर्सन, ओके। तो इसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। तो पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर में आप मेरे पास आए और मैंने एड्रेस दिया सीआर का, आप वहां पे गए, और रेफरेंस के अंदर क्या है, एक सेम वेरिएबल का एक पैट नेम है, एक दूसरा नाम भी है, तो दोनों में आप सेम ही चीज को रेफर कर रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंस। तो एक ही पर्सन के दो नाम है, वो रेफरेंस हो गया। पॉइंटर के अंदर मेरे पास आपको दूसरे का एड्रेस मिलेगा, तो आप सीधा दूसरे के पास जा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंस। आई होप क्लियर है सबको पॉइंटर और रेफरेंस में डिफरेंस। किसी को कोई डाउट ये पॉइंट तक समझ में आ गया? अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई क्विक। यस, बाकी बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। आई होप यू ऑल आर लिसनिंग टू मी। या चलो, इसका एग्जाम्पल कोड समझते हैं। एग्जाम्पल कोड के अंदर हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे एक पॉइंट सॉरी एक एरे बनाया हमने, एरे का नाम नंबर्स है, जिसके अंदर हमने 3 एलिमेंट सेव किए, 10 20 30। तो मतलब ये एरे जो है स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये वेरिएबल साइज एरे है, इसके अंदर चाहिए उतने में एलिमेंट डाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हमने नहीं लिखा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका एम्प्टी है, बराबर। और इसमें कौन से टाइप के वैल्यूज, बेसिकली यहाँ पे कौन से टाइप के वैल्यूज का कलेक्शन बनेगा, इंटीजर टाइप के वैल्यूज का कलेक्शन बनेगा, है ना, क्योंकि एरे के आगे हमने इंट लिखा हुआ है, तो मल्टीपल इंटीजर टाइप के वैल्यूज ये सेव करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया। क्या पॉइंटर बनाया मैंने बोला कि मेरा जो वेरिएबल सॉरी मेरा जो नंबर्स नाम का एरे है, इसका 0th एलिमेंट का एड्रेस मैंने ये पॉइंटर में सेव किया है। तो अब आपको एरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसका 0th मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है, 0th मेमोरी लोकेशन पे डेटा क्या है, 10। तो ये 10 कौन से मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड है ना, वो मैंने यहाँ पे पॉइंटर से बता दिया है। तो पॉइंटर बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन जहां पे आपका एरे का फर्स्ट एलिमेंट सेव्ड है, और सेकेंड एलिमेंट जो सेव्ड है दैट इज 20 एरे के अंदर, उसको मैंने एक पेट नेम दे दिया है, रेफरेंस पॉइंट दे दिया है। तो अब मैं यहाँ पे रेफरेंस कर सकता हूँ, एलाइज कर सकता हूँ, एलाइज का मतलब उसको एक सेकेंड नाम दे दिया है मैंने। तो मैं 20 को नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 से भी रेफर कर सकता हूं, या फिर यहाँ पे मैंने उसको जो रेफरेंस दिया हुआ REF करके, वो नाम से भी मैं उसको रेफर कर सकता हूं। तो ये दोनों केस में 20 ही डिस्प्ले होगा मेरे पास। यहाँ पे सिंपली हमने उसको खाली प्रिंट किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद में आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसके ऊपर हमारा मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है, इसमें यही चीजों पे हम लोग सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है स्ट्रक्चर, एन्यूमरेटर एंड क्लास, तीन आपके अलग अलग बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रहता है। तो अगर आप देखेंगे, जो क्लास है, क्लास हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट फॉलो करता है, जहां पे जो भी एडवांस लैंग्वेजेस है, सारे उप्स को सपोर्ट करता है, वेदर इट्स C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है वो डेटा जो भी सेव करेंगे वो क्लासेस फॉर्मेट में करेंगे, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पे मेरे पास एक होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि मुझे स्टूडेंट्स को जब कभी मैं एडमिशन अगर उनका लेता हूं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे उनका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखना है कि जो भी स्टूडेंट का मैं एडमिशन लूंगा, उनके पास से ये 10 डॉक्यूमेंट मुझे बाय डिफॉल्ट लेना है, तो वो 10 डॉक्यूमेंट का एक मैं स्ट्रक्चर बना के रख दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर स्टूडेंट एडमिशन, और उसके अंदर 10 वेरिएबल में बना के रख दूंगा। जैसे यहाँ पे अभी के लिए 2 ही वेरिएबल्स डाले। तो अब क्या होगा, जब कभी हम लोग स्टूडेंट को एडमिट करेंगे कोई भी कोर्स में, तो उसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, और वो स्ट्रक्चर के अंदर जितने वेरिएबल्स होंगे, वो सारे वेरिएबल्स को जब तक इंडिविजुअल वैल्यू असाइन नहीं हो जाता, तब तक एडमिशन प्रोसेस मेरा आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारा बेनिफिट रहता है। तो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि हम लोग स्टूडेंट का एडमिशन लेते 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 भूल गए कुछ डेटा सबमिट करने का।
तो वो टाइम पे हम लोग स्ट्रक्चर बना के रख सकते हैं, सो दैट स्ट्रक्चर आपको रिमाइंड कराएगा कि भाई एडमिशन रिलेटेड जो जो डेटा है उसमें से सारे डेटा अभी तक रिसीव नहीं हुए है स्टूडेंट या यूजर के पास से, तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर बनाने का ये बेनिफिट रहता है, एक फिक्स्ड प्रोसेस, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर डिफाइन करके रख दो और वो स्ट्रक्चर आपका हमेशा फॉलो होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैंने एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया, तो जब कभी कोई भी स्टूडेंट को हम लोग रेफर करेंगे तो उसमें आपको दो वैल्यूज बाय डिफॉल्ट देने पड़ेंगे, उसका नेम और एज। अगर इसमें से एक भी वैल्यू अगर आपने स्टूडेंट का मिस कर दिया तो आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, एरर देगा वो सिंपल भाषा में। अच्छा, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। क्लास हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो तभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एन्यूमरेटर क्या होता है? एन्यूमरेटर का मतलब है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हम लोग इंटीजर कांस्टेंट, कलेक्शन ऑफ इंटीजर कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे सिग्नल जो है इनके 3 कलर्स रहते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, बराबर है। तो यहाँ पे हमने वो सिग्नल जो है ना, ये सिग्नल के कलर्स यहाँ पे डाल दिए है। तो अब क्या होगा, मेरा एन्यूमरेटर कलर्स है, इसके अंदर हमने यहाँ पे कलर्स जो है वो डाल दिए, और इसमें अब उसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस के हिसाब से एक 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 कलर जो है वो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं एक रेनबो कलर का एक एन्यूमरेटर बना सकता हूँ, और इसमें मैं जो सीक्वेंस में कलर्स डालूंगा वो सेम मेरा एक फिक्स्ड कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, कि रेनबो के अंदर यही 7 कलर आएंगे, सिग्नल के अंदर यही 3 कलर आएंगे, वो 3 के जगह पे आप कोई दूसरा नहीं डाल सकते। तो इसके लिए हम लोग ऐसे कांस्टेंट बना सकते हैं। तो एन्यूमरेटर आगे कहीं पे अगर हम लोग यूज करेंगे तब ठीक है, अदरवाइज अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, ये हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलो, प्रैक्टिकली विल जस्ट ट्राई वन स्ट्रक्चर वाला कोड, तो आपको समझ में आएगा। और सारे कोड छोटे छोटे हैं, सो दैट आप एग्जाम में इजीली लिख सको। इसके लिए हम लोग बड़े कोड अगर करेंगे तो वो बड़े कोड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर एक क्विक जो हमारा फास्ट ट्रैक चीजें चल रहा है उसके अंदर प्रैक्टिस का टाइम कम है और एग्जाम बहुत पास में है, तो इसके लिए कोड्स बहुत छोटे हैं। तो इतने ही आप एग्जाम में 5 मार्क के आंसर के लिए, 7 मार्क के आंसर के लिए इसको ही को आप एक्सप्लेन करो, आपका आंसर बन सकता है आराम से। कुछ 2-4 पॉइंट ऐड करना है, आप ऐड कर दो अपने साइड से। ओके, चलो कोड पे जाता है। तो यहाँ पे अगर मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है तो एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट। ओके, स्ट्रक्ट, और उसके आगे स्ट्रक्चर का नाम मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टूडेंट, या फिर मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे SNDT लिख सकता हूँ। ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। अब अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे इसमें। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर चाहिए उतने वेरिएबल्स मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंट रोल नंबर, और कैमल केस फॉलो करेंगे तो पहला वर्ड आपका स्मॉल रहेगा, दूसरा कैपिटल रहेगा। इसके बाद में इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ स्ट्रिंग नेम, मतलब स्टूडेंट नेम आएगा, एंड इंट एज, तो बेसिकली स्टूडेंट एज आएगा। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को ये सेम वे में नाम दे सकते हैं अगर आप देखोगे तो। और ये स्ट्रक्चर मेरा यहाँ खत्म हुआ, इसके लिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के लिए भी यहाँ पे टर्मिनेट स्टेटमेंट, टर्मिनेट ऑपरेटर डालेंगे। इससे मुझे क्या पता चला, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेड लाइन आ रहा है, सेमीकोलन डाला तो अब वो एरर नहीं आ रहा है। मतलब अब कंपाइलर को पता चलेगा कि आपका स्ट्रक्चर यहाँ से चालू होके ये कर्ली ब्रैकेट के आगे सेमीकोलन पे स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब ये स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बन गया मेरा, बराबर है। अच्छा, अब इसमें एक तकलीफ ये है कि स्ट्रक्चर को हम लोग मेन के बाहर बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, तो ये मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाहर स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे ये देखो, ये मेरा प्रोग्राम चालू हुआ, यहाँ पे हेडर फाइल नेम स्पेस डाला, इसके बाद स्ट्रक्चर बनाया, और ये स्ट्रक्चर को कॉल आप अपने मेन प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, ये मेन प्रोग्राम के अंदर मैं अपना जो स्ट्रक्चर है इसको कॉल करूंगा। कैसे कॉल करेंगे, तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ओके, अब ये स्ट्रक्चर जितने स्टूडेंट आएंगे हर एक के लिए ये स्ट्रक्चर बन सकता है, तो उसको मैं एक बेसिकली इंस्टेंस, उसको मैं एक नाम असाइन करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे student1 लिया सपोज, तो SNDT में मेरा student1 है, और student1 के लिए मैं स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ। और ऐसे मेरे 50 स्टूडेंट रहेंगे तो 50 स्टूडेंट के लिए मैं ऐसे स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता हूँ। और इसके अंदर अब मैं उसको रोल नंबर दूंगा 101, नेम में दे दूंगा ABC, और एज में दे दूंगा 19। तो ये पहला स्ट्रक्चर मेरा बन गया। सेम वे मैं यहाँ पे बना सकता हूँ
स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट 2, यहाँ पे ये आएगा XYZ, एज इसका 20 इयर्स रखता है। तो ये वे में हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया, ठीक है। तो आप चाहिए उतने स्टूडेंट्स के लिए ये सेम स्ट्रक्चर पैटर्न या फॉर्मेट जो है इसको फॉलो कर सकता है। जिससे बेनिफिट क्या होगा, अब जितने बार कोई भी नए स्टूडेंट्स अगर आएंगे तो वो सबके लिए स्ट्रक्चर मेरा सेम रहेगा। जितने स्टूडेंट्स रहेंगे वो हर एक स्टूडेंट के लिए आपको नेम, रोल नंबर, नेम और एज कैप्चर करना है। अब इसके अंदर मैं और एडमिशन डिटेल में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी जो जो डिटेल चाहिए वो सब ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर डाल सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे अगर इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट, और ये स्टैंडर्ड हटा देता हूँ। ये एंडल इस बार चाहिए हमें, क्योंकि दो अलग अलग स्टूडेंट का डिटेल मैं यहाँ पे प्रिंट कराने वाला हूँ। तो पहला मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट 1 डिटेल्स फ्रॉम स्ट्रक्चर इक्वल टू। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट की डिटेल में कैसे प्रिंट कराऊंगा, इसको थोड़ा सा ना मैं जूम आउट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। तो अब यहाँ पे इसके आगे वापस ये कर्ली ओपन ब्रैकेट्स आएंगे, और इसके अंदर अब मुझे क्या चाहिए, मेरा ये स्टूडेंट 1 नाम है, इसको मैं छोटा करके S1 S2 कर देता हूँ, तो लिखने में आसानी होगा। तो मेरा पहला स्टूडेंट S1 है, सेकंड स्टूडेंट S2 है। तो अब मुझे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ S1 डॉट, ओके, S1 डॉट क्या है, रोल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट 1 का रोल नंबर आएगा। बाद में सेम वे S1 डॉट उसका नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा नेम, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट 1 रोल नंबर इक्वल टू ऐसे। देन इसके आगे हम लोग स्टूडेंट 1 रोल नंबर, सारे स्टूडेंट 1 डिटेल्स लिख सकते हैं, तो सारे डिटेल्स एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट 1 डिटेल्स और बीच बीच में एंडल डाल दो, तो आगे के डिटेल्स जो है आपके वो थोड़ा स्पेस के बाद आएंगे ऐसे। तो स्टूडेंट 1 रोल नंबर, नेम, और उसका S1 डॉट एड्रेस, सॉरी एज। सेम वे इसको मैं चेंज करके, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट 2 के लिए कर सकता हूँ, स्टूडेंट 2 डिटेल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 का हमने जो एन्यूमरेटर बनाया, उसको पॉइंटर या उसका जो एक इंस्टेंस बनाया है ना, उसका जो एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रक्चर का, वो S2 नाम है। तो यहाँ पे मैं सब जगह पे S2 लिख दूंगा। एक्चुअली क्लासेस ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन नहीं किए, डिस्कस नहीं किए थे, इसके लिए मैं इंस्टेंस जैसे वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूँ, क्या हो गया, इंट मेन तो बराबर है, कहाँ पे इशू कहाँ पे है, अच्छा ये डबल टाइम आ गया, ओके अब बराबर है। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट 1 डिटेल्स, रोल नंबर आया, नेम आया और एज आया, और ये नेम और एज के बीच में हमने एंडल नहीं डाला था, इसके लिए वो यहाँ पे चाहिए, तो मैं एंडल डाल देता हूँ ऐसे, यहाँ पे एंडल ऐसे। और ये लास्ट में एंडल की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस, क्योंकि इसके बाद के डिटेल आपके आने ही नहीं है, इसके बाद कोई स्टूडेंट ही नहीं है। अब अगर रन करूं तो यहाँ पे आपको ये वे में दिखाई देगा स्टूडेंट 1 डिटेल, और उसको अगर मुझे सारे नए लाइन में डालना है तो यहाँ पे वापस मैं और एक एंडल डाल सकता हूँ, वो भी आपको अलग लाइन में आएगा। तो यहाँ पे मैं एंडल डाल सकता हूँ, ये एंडल ऐसे, एंडल। तो अब आपका डिटेल और प्रॉपर वे में आएगा। तो ये मेरा स्टूडेंट 1 डिटेल हो गया, स्टूडेंट 1 डिटेल इक्वल टू रोल नंबर, नेम, एज, स्टूडेंट 2 डिटेल इक्वल टू रोल नंबर, नेम, एज। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया छोटा सा, है ना। आई होप क्लियर है सबको, बहुत इजी सा कोड था। एनीवन एनी डाउट ऑन दिस? मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी कर दिया है कोड, अब देख सकते हो, और नोट्स में भी एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, आप वो वाला भी रेफर कर सकते हो। तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर वाला हमारा कोड जो हमने फॉलो किया। इसके बाद में आता है आइडेंटिफायर्स। नाम पे से पता चल रहा है आइडेंटिफायर का मतलब है जिसके थ्रू हम लोग को एक फंक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए, या
कोई एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाए, वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर पाए, उसको आइडेंटिफायर बोलता है। तो हर एक फंक्शन, वेरिएबल, एरे, हर क्लास, ऑब्जेक्ट, हर किसी को हम लोग एक एक नाम देते हैं। और नाम के आपके जो रूल्स रहते हैं वो तो पता ही है आपका। वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लासेस, कुछ भी रहेगा, हर एक ऐसे आइडेंटिफायर्स जो है वो हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से चालू होता है। दूसरा, रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो रहेंगे वो आप यूज नहीं कर सकते अपना फंक्शन वेरिएबल का नाम के लिए। और उसके अंदर जो नंबर्स है वो नंबर्स तो आ सकते हैं, लेकिन एक कोई अल्फाबेट के बाद में नंबर्स अलाउड रहेंगे। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे डाल सकता हूँ स्टूडेंट 01, ये मेरा वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो पहले कुछ कैरेक्टर्स है, बाद में नंबर है। और दूसरा, वेरिएबल्स आपके केस सेंसिटिव रहता है, तो स्मॉल एज और यहाँ पे कैपिटल, अगर मैं ए लिख के एज लिखता हूँ, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे। एंड वेरिएबल नेम्स आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेमिंग कन्वेंशन वाला कॉन्सेप्ट, नेमिंग कन्वेंशंस। ओके, तो आप इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम बोलो, या टेक्निकल वर्ड्स में हम लोग यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब नाम पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वो वेरिएबल का पर्पस क्या है। दैट्स इट। ओके, चलो। तो यहाँ पे सिंपल सा उसका एक कोड दिया हुआ है, अलग अलग वेरिएबल्स बना के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, स्टूडेंट एज कैमल केस फॉलो किया है हमने। तो स्टूडेंट एक वर्ड है जो पूरा स्मॉल में है, और एज सेकेंड वर्ड है जिसका ए कैपिटल है। इसके बाद में यहाँ पे हमने एक परसेंटेज टाइप का वेरिएबल बनाया जिसको हमने अंडरस्कोर परसेंटेज लिखा हुआ है, तो ये भी वैलिड वेरिएबल हो गया। उसके बाद में फर्स्ट लेटर, ये क्लास है हमारा, ये भी आपका वैलिड, सॉरी कैरेक्टर टाइप का आपका वेरिएबल है, ये भी आपका वैलिड है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वेरिएबल हमारा नंबर से चालू हुआ, दैट इज इनवैलिड वेरिएबल। बस यही एग्जांपल है। अलग अलग वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करेंगे, अब तक हमने जो कोड देखा उसके बेस पे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं वो तो पता ही है। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। तो जो भी वेरिएबल हम लोग हमारे कोड में यूज करने वाले हैं, C++ तक, ये जरूरी है कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट, पाइथन के अंदर आप जब वेरिएबल यूज करोगे वही टाइम पे आप वही पॉइंट पे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ये बेनिफिट रहता है। तो हमारा लाइन ऑफ कोड काफी शॉर्ट हो जाता है सर्टेन एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारा तकलीफ क्या है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने का मतलब, मुझे अगर ए वाला वेरिएबल यूज करना है तो मुझे यहाँ पे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट ए करके। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या रहता है, या असाइनिंग अ वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे a = 10 लिखता हूँ, तो इंट ए का मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसमें मैंने इसको इनिशियलाइज करने का मतलब ए के अंदर मैंने एक वैल्यू वैल्यू सेव कर दिया, दैट इज 10। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन खाली वेरिएबल डिक्लेयर करना रहता है, सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब खाली वेरिएबल को नाम देना रहता है, और उसके अंदर वैल्यू असाइन करने का मतलब वो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हमने। ओके, ये वर्ड टेक्निकल वर्ड है, याद रखो। इसके बाद में डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। वेरिएबल नेम जो है वो आपको आइडेंटिफायर के जो रूल्स पड़े उसके अकॉर्डिंगली मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। अच्छा, अब हमारे 4 टाइप के अलग अलग वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं C++ के अंदर। एक लोकल वेरिएबल रहता है, कोई एक फंक्शन के अंदर कोई एक वेरिएबल बनाया उसको लोकल वेरिएबल बोलता है। तो वो फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट जहां से चालू होकर खत्म होता है वहीं तक वो वेरिएबल एक्सेसिबल रहता है, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा, उसको लोकल वेरिएबल बोलता है। ग्लोबल वेरिएबल, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, प्रोग्राम जहां स्टार्ट होता है, जहां पे हेडर फाइल्स हम लोग लिखते हैं, नेम स्पेस लिखते हैं, वो उसी के बाद में हम लोग एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल, बेसिकली इसका जो वैल्यू रहेगा, स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू, आप कितने भी बार अलग अलग फंक्शन में उसको यूज करो, वो वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू है ना, वो अक्रॉस अलग अलग फंक्शन कॉल्स वो सेम, बेसिकली वो सेम रिटेन होता है। और कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसका वैल्यू एक बार इनिशियलाइज होने के बाद में जिसका वैल्यू वापस चेंज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल समझते हैं, चलो। सिंपल सा कोड है, ये हेडर फाइल डाले, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हेडर फाइल के इमीडिएट बाद में इंट मेन बीन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अभी। इमीडिएट बाद में हमने यहाँ पे सीधा एक वेरिएबल बना दिया, ग्लोबल वेरिएबल, जिसमें हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, दैट इज 50, वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, डेमो फंक्शन, बराबर है। तो वॉइड क्यों डाला है,
जब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये फंक्शन कौन से टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगा, तब हम लोग वॉइड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे वॉइड डेमो फंक्शन हमने बना दिया। ये फंक्शन ये कैसे पता चला, इसके आगे ये पेरेंथेसिस है ना, ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट। अब फंक्शन बॉडी कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है, उसके आगे जो आप ये कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, तो ये कर्ली ब्रैकेट से फंक्शन बॉडी चालू होगा, ये कर्ली ब्रैकेट पे फंक्शन बॉडी खत्म होगा, और उसके बीच में हमने यहाँ पे आपके फंक्शन के अंदर का कोड लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक स्टैटिक वेरिएबल लिखा हुआ है ना। तो वो स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाता है, स्टैटिक इंट और उसके अंदर वैल्यू डाला है। अब स्टैटिक और कांस्टेंट वेरिएबल में फर्क क्या रहता है, स्टैटिक वेरिएबल मतलब जितने बार मैं ये स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करूंगा, हमेशा उसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 रहेगा। उसके बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल एक बार जो वैल्यू असाइन किया वो कभी भी पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको 0 असाइन किया हुआ है, बराबर। और ये आपका लोकल वेरिएबल भी है। लोकल वेरिएबल कैसे है, तो बिकॉज ये फंक्शन के बाहर ये स्टैटिक वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ये स्टैटिक वेरिएबल ये फंक्शन ब्रैकेट जो है, कर्ली ब्रैकेट जो है, उसके बाहर ये एक्सेसिबल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को हमने प्लस प्लस किया, मतलब स्टार्ट में ये वेरिएबल का वैल्यू 0 था, प्लस प्लस करने से क्या होगा, उसका वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गया, है ना। कांस्टेंट वेरिएबल होता तो उसका वैल्यू चेंज अलाउड नहीं रहता, अगर उसका वैल्यू 0 है तो 0 ही रहता। स्टैटिक वेरिएबल के अंदर क्या रहता है, डिफॉल्ट एक वैल्यू हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है कि भाई जब कभी हम लोग स्टैटिक वेरिएबल कॉल करेंगे वो हमेशा स्टार्ट 0 से होगा, फिर आप उसको अंदर जो चेंज करना है वो करो। और यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल बनाया, देखो ये मेन के अंदर ये हमारा लोकल वेरिएबल है, आप ऊपर भी बना सकते हैं बाय द वे। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू 10 असाइन किया है। उसके बाद एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया पाई नाम का, जिसके अंदर वैल्यू 3.4 दिया हुआ है। और अब जब हम लोग ये वेरिएबल्स को यहाँ पे कॉल करेंगे और उसके बाद डेमो फंक्शन कॉल करेंगे, है ना, तो डेमो फंक्शन कॉल करने से क्या होगा, उसके अंदर का ये जो स्टैटिक वेरिएबल है वो कॉल होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। बस इतना ही है। तो आई होप क्लियर है सबको, किसी को डाउट है ये कोड में? Anyone, any doubt on this? This is quite easy, right? Am I clear with this, students? हाँ, तो एकदम बेसिक वाली चीजें चालू किए थे, और क्योंकि ये जितने इजीली समझेंगे उतना आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वो बेटर समझेगा। वो हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जो हमने देखा। अच्छा, लिटरल्स वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया है, या आई थिंक 2 बार आ गया या हमने वापस लिया, आई डोंट नो। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं एक एक नेक्स्ट लेक्चर लूंगा जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस समझेंगे। फंक्शन के बाद क्लासेस ऑब्जेक्ट, क्लासेस ऑब्जेक्ट समझ में आया तो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस समझ के हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पे जाएंगे। तो अभी का यहाँ तक रखता है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लो, और उसके बाद कल मैं और एक लेक्चर लूंगा जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस, क्लासेस ऑब्जेक्ट और वो पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, बाय।